हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। दोस्तों, आज से हम टेंस के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ या मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि टेंस को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। टेंस के बाद ये थोड़ा सा स्पोकन की टॉपिक स्टार्ट होगी कि कैसे मतलब कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे स्पीकिंग के रूल्स को हम समझ सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोज़ को लगातार देखते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको रोज़ मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज का जो मैंने कोर्स उठाया है इसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ। अगर आप एक हैप्पी लाइफ को जीना चाहते हो तो टाई मतलब होता है बांधना। बांध लो, क्या बांधो? एक गोल को बांधो, मतलब एक आपके पास एक टारगेट, एक लक्ष्य आपका होना चाहिए जिस पे आपको काम करना है, ना कि खुद को बांधो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए। मीन्स अचीव करना चाहोगे जब आप किसी गोल के पीछे भागोगे तभी आप एक हैप्पी लाइफ की तरफ जाओगे। अदरवाइज आप किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के पीछे अगर भागते हो तो लाइफ में आपको कभी भी हैप्पी या हैप्पीनेस नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को फॉलो रखिएगा अपने जीवन में। उम्मीद करता हूँ जल्द आप तरक्की के रास्ते पर अग्रसर होगे। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों, जो टॉपिक हमने स्टार्ट की है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस की पहले दो टॉपिक मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में और जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, तो इन दोनों की मैं आपको दो वीडियो दूंगा। मतलब दोनों टेंस की एक एक वीडियो रहेगी। इन दोनों के बाद फिर मैं आपको एक टेंस का चार्ट प्रोवाइड करूँगा जिसमें सारे टेंस के रूल्स लिखे होंगे। आप बिल्कुल भी पैनिक ना होना, सारे रूल्स आपको समझ में आएंगे। मैंने हमेशा आपसे एक बात बोली है, क्या बोली है कि आप मेरे जितने भी नियम हैं उन सारे नियम को एज अ वर्ड मीनिंग तैयार करो। जब आप एज अ वर्ड मीनिंग तैयार करोगे तो उसको याद करने में, समझने में दिक्कत कभी नहीं होगी और वो आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि कब किस चीज़ का प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है। तो इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ़ यू वांट टू गेट इम्प्रूवमेंट इन योर इंग्लिश, फॉर दैट लर्न इंग्लिश रूल्स एज अ वर्ड मीनिंग। डोंट फॉलो द रूल्स। रूल्स के पीछे कभी मत जाओ। रूल्स को कोशिश करो समझने की, उसको यूज़ करने की कोशिश करो। आप जल्द से सारे रूल्स को समझ लोगे और उन्हें आप यूज़ भी कर लोगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या होता है हिंदी में? वर्तमान अनिश्चित काल। वर्तमान अनिश्चित काल इसको हम बोलते हैं। जो इंडेफिनिट होता है, मतलब इस सेंटेंस में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ किसी चीज़ का होना निश्चित नहीं होता है। इस बात को दिमाग में रखना है, ठीक। बहुत ज़्यादा हिंदी के मतलब पे नहीं जानते हैं क्योंकि हमें ग्रामर तो पढ़ना नहीं, हमें स्पीकिंग करनी है। जब कभी ग्रामर की बात करेंगे तब वहाँ इसको समझा भी दूंगा आपको अच्छे से। तो ये हो गई, हमने टॉपिक की बात कर ली, क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उसका जो मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि जब भी मैं आपको इस तरह के टेंस के रूल्स या कोई भी रूल पढ़ाऊंगा, मैं हमेशा तीन चीज़ पे फोकस करता हूँ। पहली चीज़ हमारी होती है आइडेंटिफिकेशन, दूसरा होता है वर्ब और तीसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। इन तीन ही बातों पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि इन तीनों बातों को आप हमेशा क्लियर रखो। जब भी आप रूल को पढ़ो आप इन तीन बातों के पीछे भागो कि अगर ये टेंस हमने पढ़ा, अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, उसमें किस वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसमें किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये बातें आपको याद होनी ज़रूरी है। अगर इसको आप याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहचान क्या होती है दोस्तों? ता है, ती है, ते, ये इस सेंटेंस की पहचान होती है। याद रखने वाली बात क्या है दोस्तों? जो पहचान टेंस में आएगी, यानी कि याद करो, मैंने जब आपको पहला वीडियो बताया था, पहले रूल के बारे में समझाया था, तब मैंने कहा था आपसे कि सेंटेंस या जो काम होता है वो दो प्रकार से होता है। मतलब सेंटेंस दो प्रकार के मैं आपको पढ़ाऊँगा। एक जहाँ कार्य का होना नहीं पाया जाता, जहाँ कार्य का होना नहीं पाया जाता, और दूसरा जहाँ कार्य का होना मिलता है। तो दोस्तों, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कार्य का होना हमको मिलेगा, इसमें कार्य का होना हमको मिलेगा। तो ये पहचान आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी। ये जो पहचान होगी वो हमेशा किसी क्रिया के अंत में लगी होगी, किसी क्रिया के अंत में लगी होगी। इस बात को मैंने यहाँ नोट नहीं किया, ये आपको हमेशा ध्यान रखना कि जिस भी रूल की मैं बात करूँगा वो सारे रूल्स के अंत में अब क्रिया की बात होगी, वर्ब की बात होगी, वर्ब में भी मेन वर्ब की बात होगी, जो हमारा मेन वर्ब होगा। बहुत क्लियर करनी होगी बातों को, तो इसको मैं क्लियर करूँगा। आप कमेंट में बता देना कि कहाँ दिक्कत आ रही है।
लंबी टॉपिक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, पेशेंस बना के देखिएगा, गारंटी मेरी है कि पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। पहचान के बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, वो होती है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की कहानी क्या है इसमें कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें वर्क करते हैं डू या डज का। कंडीशन क्या है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, मतलब जब नकारात्मक या प्रश्नवाचक की बात करते हैं। अभी इस टॉपिक को हमने पढ़ा नहीं है दोस्तों, मैं इसकी एक अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूंगा। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही डू या डज का प्रयोग किया जाता है। बट एक केस ऐसी है जहाँ पे हम अफर्मेटिव में भी क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप उस केस के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट में आप ज़रूर लिखना। ठीक, दो चीज़ें मैंने क्लियर कर ली। मैंने क्या क्लियर कर लिया, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, मैंने क्या क्लियर कर लिया कि किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पे कि तीसरी कौन सी बात ज़रूरी होती है, वो होती है वर्ब। वर्ब में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किस कंडीशन में, अफर्मेटिव में प्रयोग करते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। सेंटेंसेस में भी मैं आऊँगा, नरेशन में सेंटेंस 5 तरह के हमको पढ़ाए जाते हैं जिस पे भी हमको डिस्कस करना है। हमने टोटल 3 तरह के सेंटेंसेस देख रखे हैं, वो भी मैं आपको एक वीडियो में समझाऊँगा कहाँ देखें कैसे देखें। ठीक, दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रयोग करते हैं डू या डज के साथ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। फिर बात करते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन की। मैंने पहले भी कहा है कि जहाँ पे भी आरओटी का मतलब होता है रूल ऑफ ट्रांसलेशन। इंट्रोगेटिव की बात आज तक मैंने अभी आपसे की नहीं है, अभी मैं आपसे अफर्मेटिव और नेगेटिव की ही बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, बात अभी हम करेंगे अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव की जब हम बात करेंगे तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, फिर प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का। दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐसा नहीं कि आपको हर सेंटेंस में लगा देना है, इसका भी अपना एक तरीका होता है जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है दोस्तों किसी भी नियम को पढ़ने के लिए, मैंने हमेशा आपसे बोला है। चलिए थोड़ा तेज चलते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं। जब नेगेटिव होगा तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट से सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे, साथ में डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट जो कि नेगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे यस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है, और साथ में ऑब्जेक्ट। इस पूरे स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। बहुत क्लियर वे में, कम शब्दों में मैंने आपको टेंस बताने की कोशिश की है। इंडेफिनिट के बारे में, पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब कैसा यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्रयोग करते हैं, कहाँ करते हैं, अफर्मेटिव में करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं कहाँ पे करते हैं, डू या डज में करते हैं। आरओटी की बात होगी कि अफर्मेटिव में ये नियम हो गया, नेगेटिव में ये नियम हो गया। एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव में क्या नियम है, उसमें कुछ थोड़ा सा मतलब एक चीज़ पे हमको ध्यान रखना है। एक चार्ट मैंने बनाया है जिसमें हम बात करेंगे। नियम मैंने पहले आपको बता रखा है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऐसे ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। साथ में हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट का, जैसा कि आप देख रहे हो। एक छोटा सा चार्ट यहाँ बना हुआ है। सब्जेक्ट की कंडीशन को मैंने अलग लिखा हुआ है दोस्तों, सब्जेक्ट की कंडीशन को मैंने अलग लिखा हुआ है। फिर अफर्मेटिव की बात की है मैंने, फिर आपसे मैंने निगेटिव की बात की है। ठीक, जब ही सी इट या सिंगुलर पर्सन होता है उस केस में अफर्मेटिव में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, लेकिन नेगेटिव में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ आपको डज लगाना है वहीं वहीं पे आपको यस या ईएस का प्रयोग करना है दोस्तों। साथ में अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल पर्सन की बात होगी वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, और डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं देना है, इसको एक बार आप याद करोगे ये आपको याद हो जाएगा। इस नियम में हम इसी चीज़ में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं समझने में, क्योंकि अफर्मेटिव का नियम थोड़ा अलग चलता है, नेगेटिव का नियम थोड़ा अलग चलता है। अभी केवल हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव में जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस है, मैं जाता हूँ, लास्ट में ता हूँ मिला, यानी कि आई गो। मैं दौड़ता हूँ मतलब आई रन, तुम पढ़ते हो मतलब यू रीड, मेरा भाई हंसता है। देखो सेंटेंस में क्या हो गया, अभी तक हमने बात की थी
किसकी बात की थी दोस्तों? मैं की बात की थी, यानी आई की बात की थी। आई कहाँ लिखा हुआ? आई यहाँ लिखा हुआ है। आई के सामने अफर्मेटिव में क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने किसी भी वर्ब की फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं किया। तुम के साथ में क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है, इसके साथ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं किया। अब हमने किसकी बात की? मेरा भाई। मेरा भाई कितना? एक ही भाई की तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी वो कौन सा रूल हो गया? सिंगुलर पर्सन की बात हो गई। जब ये सिंगुलर पर्सन की बात होगी तो मतलब क्या हो गया? यस यस का प्रयोग होगा, यानी माई ब्रदर, और लास्ट में क्या लग गया? यस का प्रयोग हो गया, माई ब्रदर लव्स। उसके दोस्त हंसते हैं, सेम वही नियम बना दोस्तों। हिज फ्रेंड्स हो गया उसके दोस्त के लिए, और लॉफ हो गया। अब लॉफ क्यों हुआ? क्योंकि देखो उसके लिखा है ना कि उसका लिखा है। जब हम लिखते हैं उसका दोस्त मतलब किसी एक की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने क्या लिखा है? उसके लिखा है ना दोस्तों, मतलब ये किस में चला गया? प्लूरल में चला गया। जब ये प्लूरल में चला गया तो वहाँ पे क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया। गायें चरती हैं, काउज ग्रेज, क्योंकि गाय भी ज़्यादा हैं। बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। पवन और रवि खाते हैं, पवन एंड रवि ईट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट इसका आप ले लेना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाहता नहीं वीडियो आपकी लंबी हो। निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। साथ में क्या आता है? सब्जेक्ट के साथ डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। पहला सेंटेंस मैं नहीं जाता हूँ, हमने वहीं पे देखा था कि आई के साथ इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ था, तो क्या हो गया? आई डू नॉट गो। डू नॉट को हम डोंट और डज नॉट को डजंट लिखते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे, आराम से सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। मेरा भाई नहीं हंसता, माई ब्रदर डज नॉट लॉफ। उसके दोस्त नहीं हंसते, हिज फ्रेंड्स डू नॉट लॉफ। गाय नहीं चरती हैं, काउज डू नॉट ग्रेज। बच्चे नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। पवन और रवि नहीं खाते हैं, पवन एंड रवि डू नॉट ईट। तो दोस्तों देखा होगा आपने कि बहुत आराम से सेंटेंसेस को समझना ईजी है। अगर सेंटेंस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो सेंटेंस को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नियम मेरा वही चल रहा है जो मैंने आपको पहले नियम से पढ़ाया था। मैंने पहला नियम ही आपको कहा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करो दोस्तों, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो, फिर वर्ब का प्रयोग करो, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करो। इस नियम की ही तो मैंने आपसे शुरुआत से बात की है। मैंने कोई नया नियम आपको अभी तक नहीं बताया है, इसी नियम की मैं बात करता हूँ। हाँ ये है कि ये हमारा हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि जितने नियम हम नए पढ़ेंगे उतने में ये क्या होगा? हमेशा चेंज होता रहेगा दोस्तों। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है टेंस में। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे, और अगर लाइफ में किसी गोल को अचीव करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस का हुई होना बहुत ज़रूरी है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक होमवर्क मैंने आपके लिए बना रखा है। होमवर्क देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इस पर फोकस करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे होमवर्क को कर रहे होगे, और होमवर्क को करना भी चाहिए, क्योंकि होमवर्क करने से ही हमें पता चलता है कि क्या हम वाकई उस लायक हुए कि हम इंग्लिश को बोल पाएँ। तो पहला होमवर्क मैंने आपको दिया क्या है दोस्तों? पहला होमवर्क मैंने दिया है कि आपको अपनी डेली रूटीन बतानी है प्रेजेंट टेंस में। और दूसरा मैंने क्या दिया है दोस्तों कि 100 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं इस इंडेफिनिट के ऊपर। मतलब पहला आपका हो गया डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब क्या हो गया? आप सुबह कितने बजे उठते हो, आप डेली रूटीन अपना बना सकते हो, यानी खुद का बनाओ। चाहो तो अपने फादर का बना लो आप सब दोस्तों। फिर मन करता है आप अपनी मदर का भी बना लो, सिस्टर का भी बना लो। लेकिन ये सब बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों। जितना प्रैक्टिस बोलने की करोगे उतना ये आपको इम्प्रूव करेगा। ठीक, सेंटेंसेस की बात हो रही है। 100 सेंटेंस, आप तमाम तरह के सेंटेंस इंडेफिनिट में बनाओ, जितने सेंटेंस आपको मिलते हैं। कुछ भी अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और उस सेंटेंस की इंग्लिश बनाने का मैं जो भी तरीका होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको पहले समझा दूँगा, तब मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करूँगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ दोस्तों। माफ़ करना, थोड़ा वीडियो लंबा चला गया, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। ठीक है, तो दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे, टाटा।